क्वेश्चन, ठीक है जी। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% के लॉस पर 576 रुपए में बेची। ओके, मैं नाम लिख दे रहा हूं, सुधा, सुधा, रेनू और रघु, सुधा, रेनू और रघु, ये तीन करेक्टर इस सवाल में है जी। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% के लॉस पर 576 रुपए में बेची। चलिए, तो सुधा ने एक वस्तु रेनू को बेची है 20% के लॉस पर 576 रुपए में, यानी कि रेनू ने वो वस्तु 576 रुपए में खरीदी है। अच्छा, सुधा ने रेनू को बेचा है 20% के लॉस पर। कितने के लॉस पर? 20% के लॉस पर। तो आप मुझे बताओ कि सुधा का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सुधा ने एक वस्तु रेनू को बेची है और रेनू को बेचने से 20% का नुकसान हुआ है और 576 रुपए में बेची है। सुधा ने एक सामान रेनू को बेचा कितने में? 576 रुपए में, और 576 में बेचने से 20% का नुकसान हुआ। 80% की वैल्यू है। 100 पे 20 का नुकसान करवाओगे तो 80% की वैल्यू है। जैसे 100% की वैल्यू निकाल लो तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 8 7 56 और 8 दूनी 16, 720 रुपए। तो सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वो 720 रुपए है। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सुधा ने 720 रुपए का सामान रेनू को बेचा है 576 रुपए में। उसके बाद आगे बढ़ेगा, रेनू ने उसके ट्रांसपोर्ट पर 224 रुपए खर्च किए और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ होता। रेनू के लिए मेरे दोस्तों लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन सवाल। के बाद रेनू ने 224 रुपए खर्च किया उसके ट्रांसपोर्ट पे। 576 रुपए की वस्तु खरीद ली रेनू ने, 224 रुपए खर्च किया रेनू ने उसको ट्रांसपोर्ट पे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। तो रेनू को वस्तु पड़ी है 576 प्लस 224, कितने रुपए की? 800 रुपए की। 576 में 224 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 800 रुपए। तो रेनू को वो सामान अल्टीमेटली 800 रुपए का पड़ा, 800 रुपए का पड़ा। फिर रेनू ने खरीद के इस वस्तु को बेच दिया रघु को। रेनू ने सामान को रघु को बेचा और इस दाम पर बेचा है। रेनू ने सामान रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। रेनू ने सामान बेचा है रघु को और इस कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% का लाभ होता। भाई सुधा का सीपी कितना है? 720 रुपए। 720 रुपए पे अगर 24% का प्रॉफिट कमाना है, रेनू ने रघु को इस दाम पर बेचा है। सवाल को पढ़ो कृपया, सॉल्यूशन मत देखो, केवल सवाल पढ़ो। रेनू ने रघु को ऐसी कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% का लाभ होता। भाई सुधा का क्रिया मूल्य 720 रुपए। 720 रुपए पे अगर 24% का लाभ कमाना है तो 720 रुपए के 124% बेचना पड़ेगा और 124% का मतलब 1.24। 24% का प्रॉफिट कमाने का मतलब 124% में सेल करना है 1.24। क्लियर है? आपसे पूछा रेनू का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, यानी कि रेनू ने 800 रुपए का टोटल सामान खरीदा, टोटल सीपी 800 है और रेनू ने रघु को इतने रुपए बेचा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रेनू ने जो सामान बेचा है रघु को ऐसी कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% लाभ हो। सुधा का सीपी 720 है, 720 पे 24% का लाभ कमाना है तो इतने में बेचना पड़ेगा 124% या 1.24 में। तो रेनू ने 800 रुपए का सामान रघु को इतने बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? हम ले लेंगे रेशियो। क्लियर है? 80 से जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार और 80 से जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 9 बार। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 10 रेशियो कितना आएगा भाई? 9 की जब इसमें गुणा करूंगा 12 9 108 और 24 4 नाम 36, यानी कि आएगा 11.36। अगर मैं 108 और 111.6 आएगा, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगा। बेस को अगर 100 बना लोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। 90 की गुणा करेंगे 1.24 में ही आएगा। 111.6 90 की पहले 1.2 में 108। ठीक है, फिर 90 की 0.04 में 3.6 ऐड करेंगे तो कितना? 111.6। 100 रुपए का सामान अगर 111.6 में बिका है तो कितना प्रॉफिट है? 11.6% का प्रॉफिट है और ये आंसर है बी ऑप्शन। बात समाप्त। सन का 62.5%, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/8। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% बेचा है 24% के लाभ पर और बाकी सामान बेचा है 13% के लॉस पर। पूरे लेनदेन में उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% बटे 8 आ रहा है ना, तो बटे 8 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि सुजाता के पास टोटल सामान है 8 रुपए। सुजाता के पास टोटल सामान है 8। 8 में से 5 वस्तुएं बेची हैं 24% के लाभ पर, प्रॉफिट पर। बची कितनी फिर? 3। टोटल वस्तु मैंने 8 मान ली, तो 8 में से 5 वस्तुएं बेची हैं 24% के प्रॉफिट पर, बचा कितना? 8 में से 5 घटाएंगे 3। 3 वस्तुएं बेची हैं 13% के लॉस पर, 13% के हानि पर। तो सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया गया। बोला पूरे लेनदेन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? पूरे लेनदेन में नहीं निकाल सकते। डाटा बहुत आसान है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि जब डाटा आसान है तो हम सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? वेटेड एवरेज से। यहाँ 5 का 24%, 24 पंजे 120 का प्रॉफिट हुआ, या 13 या 39, 39 का लॉस हुआ, तो 120 और माइनस 39 कितना है? 81%। 81% का प्रॉफिट है कितने सामान पर? 5 और 3 8, 8 सामान पर बटे 8। 81/8 का मतलब है मेरे दोस्तों 10:1/8। तो 10:1/8 का मतलब आ गया 10.125% ना हो। अभी टीचर क्या करते हैं? हर इस सवाल का ये शॉर्टकट रखो, इसकी ट्रिक रख लो, वो ट्रिक रख लो। मैं फर्जी नहीं बताता, मैं वही शॉर्टकट सिखाता हूं जो हर सवाल में कामयाब रहे, कैसा भी आए। मैं डाटा ही तो बदलेगा। ए मर्चेंट बाइस ए नंबर ऑफ गुड्स 4 रुपीज। एक आदमी ए वस्तु खरीदता है 20 रुपए में एंड सेल्स बी नंबर ऑफ गुड्स 4 रुपए और बेचता है बी वस्तु ए रुपए में। बी वस्तु ए रुपए की बेचता है। बी इज लेस देन ए, बी छोटा है ए बड़ा है। तो पूरे ट्रांजैक्शन में होल आउटले में क्या हुआ? तो मेरे दोस्तों इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी। बी गुणा बी स्क्वायर और ए गुणा ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर रुपए का सामान ए स्क्वायर में बिका। अब देखो बी छोटा है ए बड़ा है, यानी कि छोटी संख्या होगी ये बड़ी संख्या होगी। अब यानी कि कम का सामान ज्यादा में बिका। अब कम का सामान अगर ज्यादा में बिका है तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा कि नहीं होगा? लॉस तो हो ही नहीं सकता। बात समाप्त। इतना लॉजिक काफी है भाई। बी छोटी संख्या ए बड़ी संख्या, यानी कि इसका मान कम होगा, इसका मान ज्यादा होगा। अब कम का सामान ज्यादा बिका तो प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट? इसमें से घटाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतने का प्रॉफिट हुआ कितने के सामान पर? बटे बी स्क्वायर के सामान पर। और परसेंटेज में निकालना इनटू 100% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। एकदम लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको? चलो एक अर्जी है, बहुत इजी है, सुनेगा। द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस वर इन द रेशियो 16:23। 2 घड़ियों के क्रिया मूल्य का अनुपात 16:23 है। 2 घड़ी हैं, उनके 2 वॉच हैं, उनके सीपी का जो रेशियो है वो 16:23 है। ठीक है जी। पहली घड़ी के क्रिया मूल्य को 10% और दूसरी घड़ी के क्रिया मूल्य को 477 रुपए बढ़ाया गया। अब दोनों घड़ियों के क्रिया मूल्य का अनुपात 11:20 हो गया। प्रारंभ में दूसरी घड़ी का, स्टार्टिंग में दूसरी घड़ी का प्राइस क्या था? देखिए 2 घड़ी हैं, ऐसा सवाल परसेंटेज में भी हुआ था, बस उसकी लैंग्वेज अलग थी। 2 घड़ी मेरे दोस्तों वॉच, उनके क्रिया मूल्य का अनुपात 16:23 है। पूछा स्टार्टिंग में दूसरी घड़ी का सीपी, स्टार्टिंग में दूसरी घड़ी का सीपी है 23 यूनिट। तब ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आंसर जो भी होगा 23 से कटने वाला होगा। ये ऑप्शन 23 से नहीं कटता, 23 7 161 और ये भी नहीं कटता 23 से।
है भाई, ये कटेगा 30, पंजे की 30 से कटता, ये कटता है 23 से, 920, 920 से ये भी नहीं कटता 23 से मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, तरीका तो ये हो गया। दूसरी घड़ी का प्राइस पूछा है स्टार्टिंग में 23 यूनिट, 23 का मल्टीपल बी ऑप्शन है। तो दो घड़ियों के क्रिया मूल्य का अनुपात 16:23 है। पहली घड़ी के प्राइस को 10% बढ़ाया जाता है, 10%। अब जैसे पहली घड़ी का प्राइस है 16 यूनिट, 16 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 16 का 10% होता है 1.6, 16 का 10% 1.6 होता है, 16 को 1.6 बढ़ाओगे तो 17.6 हो जाएगा, 17.6। 16 का 10% बढ़ाओगे तो 17.6। दूसरी घड़ी का प्राइस बढ़ाया जाता है 477 रुपए। दूसरी घड़ी का क्रिया मूल्य कितना बढ़ाया जाता है? 477 रुपीज। दूसरी घड़ी का प्राइस बढ़ाया जाता है 477 रुपए। अब दोनों घड़ी के क्रिया मूल्य का अनुपात 11:20 हो गया। दोनों घड़ी के सीपी का रेशियो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 11:20। तो आपसे पूछा गया दूसरी घड़ी का प्रारंभ में क्या मूल्य था, बताओ। पहली घड़ी का प्राइस 10% बढ़ा गया, 16 को 10% बढ़ाओगे तो 17.6 हो जाएगा। दूसरी घड़ी का प्राइस 477 रुपए बढ़ा गया। अब दोनों के सीपी का रेशियो हो गया 11:20। बच्चों 11 की वैल्यू कितनी है? 17.6 कितने गुना है? तो 11 कम 11 और 6 11 66, 1.6 गुना। क्या 20 की वैल्यू भी 1.6 गुना होगी? 20 की वैल्यू भी 1.6 गुना होगी, यानी कि 32। तो दूसरी घड़ी का जो क्रिया मूल्य है वो 32 हो गया मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। कि दूसरी घड़ी पहले 30 यूनिट की थी, वो 23 से बढ़ के 32 हो गया। ये बेसिक है नीलेंद्र। दूसरी घड़ी का प्राइस पहले 23 था, 23 से बढ़ के 32 हो गया। तो दूसरी घड़ी का प्राइस बढ़ा कितना? 9 बढ़ा है। 9 की वैल्यू दूसरी घड़ी का प्राइस बढ़ा कितना? 477 रुपए। 9 की वैल्यू सवाल में 477 रुपए, कितने गुना? तो 9 पंजे 45 बचेगा, 2 9 27, 53 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 53 रुपीज। आपसे पूछा प्रारंभ में दूसरी घड़ी का मूल्य, दूसरी घड़ी का मूल्य 23 यूनिट, तो 23 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 53 गुना आएगी। और 23 गुना 53 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 23 गुना 53 एंड में 9 आएगा, 3 3 9, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर है इसका। इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। एक आदमी 15 मेज और 26 चेयर्स 25,700 रुपए में खरीदता है। तो एक आदमी 15 टेबल्स और 26 चेयर खरीदता है 25,700। 15 टेबल और 26 चेयर्स कितने रुपए में खरीदता है? 25,700 में। 15 टेबल और 26 चेयर। वह 12% लाभ पर टेबल्स को बेचता है। टेबल्स को बेचता है वो 12% के प्रॉफिट पर, 12% के लाभ पर। चेयर्स को बेचता है 19% के लाभ पर, चेयर्स को बेचता है 19% के लाभ पर। सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 4358 रुपए। सभी टेबल्स और चेयर को बेचने से उसका प्रॉफिट है कितना? 4358 रुपए, 4358 रुपीज है। तो आपसे पूछा 5 कुर्सियों और 4 मेजों का क्रिया मूल्य क्या है। देखो ये सवाल दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। ये परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी हो जाएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन से भी हो जाएगा। ठीक है भाई, जब हम एलिगेशन करेंगे तो आपको एलिगेशन से भी बताऊंगा। एक आदमी 15 टेबल्स प्लस 26 चेयर खरीदता है 25,700 में। उसने टेबल को बेचा 12% के प्रॉफिट में, चेयर को बेचा 19% के प्रॉफिट में। सभी टेबल्स और चेयर को बेचने से 4358 रुपए का फायदा हुआ। तो बच्चों क्या 19% को ब्रेक करके हम ऐसे नहीं लिख सकते 12% प्लस 7%? क्या 19% को ब्रेक करके हम ऐसा नहीं लिख सकते 12% प्लस 7% लिख सकते हैं? आप खुद सोचो। टेबल पे भी 12% प्रॉफिट हुआ, चेयर पे भी 12% प्रॉफिट हुआ। कुछ सोचना, टेबल पे भी 12% प्रॉफिट हुआ, चेयर पे भी 12% प्रॉफिट हुआ। टेबल पे भी 12% प्रॉफिट है, चेयर पे 12% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल भी 12% प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो ओवरऑल भी 25,700 रुपए का 12% प्रॉफिट होना चाहिए। अब 25,700 रुपए का 12% कितना होता है? 25,000 का 12% 3,000 और 700 रुपए का 12% 84, तो प्रॉफिट होना चाहिए 3,084 रुपए। जबकि प्रॉफिट हुआ कितना सवाल के अनुसार? 4358 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है? माइनस करेंगे 4, 15 में 60 गया 7 और ये 2, 1274। ये 1274 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्यों ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है? तो आप कहोगे सर आपने 26 चेयर को 19% के लाभ पर बेचा है। इन 26 चेयर पे आपने 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है। इन 26 चेयर्स पे आपने 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है। तो 26 चेयर्स के प्राइस का 7% ही 1274 रुपए है। इन 26 चेयर्स के क्रिया मूल्य का 7% ही 1274 है। तो 1% कितना है? तो 1% आएगा 7 एकम 7, 7 8 56, 7 दूनी 14, 182। तो 100% की वैल्यू कितनी? 18,200 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 26 चेयर के सीपी का 100% 18,200 रुपए, क्योंकि 26 चेयर 18,200 रुपए की है। 26 चेयर 18,200 रुपए की है। तो 15 टेबल कितने की होंगी भाई? टोटल सामान 25,700 का, माइनस कर दो। 700 में से 200 घटाएंगे 500 और 25 में 18 घटाएंगे 7। देखिए 15 टेबल 7500 रुपए की है, तो एक टेबल कितने की है? 500 रुपए की। अगर 15 टेबल 7500 की है तो एक टेबल 500 रुपए की है। अगर 26 चेयर 18,200 रुपए की है तो एक चेयर कितने की है? 18,200 को 26 से भाग दें कितनी बार जाएगा? 700 बार। तो एक चेयर 700 रुपए की है। क्लियर? आपसे पूछा 5 चेयर और 4 टेबल का क्रिया मूल्य बताओ। एक चेयर 700 रुपए की है तो 5 चेयर कितनी की होंगी? 3500 की, 3500 की प्लस। एक टेबल 500 रुपए की है तो 4 टेबल कितने की होंगी? 2,000 रुपए की। तो टोटल सामान आ गया 3500 प्लस 2,000, 5500 रुपए का। डी ऑप्शन आंसर है। ये है के प्रॉफिट पर। और बारे 910 टॉफी बेची हैं, 910 टॉफी, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों टॉफी। एक दुकानदार के पास कुल 2600 टॉफियां हैं, जिसमें से 910 टॉफी बेची हैं 9.6% के प्रॉफिट पर। ठीक है। 650 टॉफी बेची हैं 15.6% के प्रॉफिट पर। 780 टॉफी बेची हैं 14.6% के प्रॉफिट पर। और बाकी टॉफियां बेची हैं 13.6% के प्रॉफिट पर। तो भाई मुझे ये पता लगाना है कि सारी टॉफियों पर ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। कैसे पता लगा? सारी टॉफियों पे कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ कैसे पता लगेगा? डेविएशन से, बीच में प्लस का साइन। अब क्या करते हो? बेस वैल्यू का रेशियो ले लो। ये सारे नंबर 13 से कट रहे हैं, 13 से काट लेते हैं। 130 से देखो, ये 13 से चला जाएगा 20 बार, ये 13 7 91 7 बार, ये 13 से चला जाएगा 13 5 65 5 बार, ये 13 से जाएगा 13 78। समझ में? यानी कि अगर टोटल 20 टॉफी है, अगर टोटल 20 टॉफी है तो 20 में से 7 टॉफी बेची है 9.6% के प्रॉफिट पर, बाकी 5 टॉफी बेची है 15.6% के प्रॉफिट पर, बाकी ये 6 टॉफी बेची है 14.6% के प्रॉफिट पर, और रिमेनिंग कितनी बची? टोटल कितनी है? 20। तो 20 में से 7 5 12 6 18, 18 हो गया। तो बची कितनी टॉफी? 2, 18 2 20। 7 5 12 6 18 2 20, यानी कि हो गया टॉफियों का रेशियो 7:5:6:2। ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 7 5 6 2। तो मैंने टॉफियों का रेशियो निकाल लिया। ये 9.6% के प्रॉफिट पर, 15.6, 14.6, 13.6। मेरा सवाल तो आप लोगों से ये है कि ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ सारी टॉफियों पर मिलाकर? ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो आप मैंने मान लिया कि माना, अब जो भी आप मान लो मेरे दोस्तों उसी से हो जाएगा। मैंने मान लिया कि ओवरऑल 9.6% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने मान लिया डेविएशन सिखाया हुआ है। डेविएशन दो है, डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। परसेंटेज में पढ़ा है बेटा, और पूरे चैप्टर पूरा अर्थमेटिक में इस्तेमाल होगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। 9.6% का प्रॉफिट मैंने मान लिया कि माना 9.6% का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। ठीक है।
9.6 से कंपेयर करेंगे, 9.6 या 15.6, 9.6 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है अभी, तो 5 30%। भाई मैंने माना 9.6% का प्रॉफिट, यहाँ तो 14.6 कितना ज्यादा है? 9.6 से 5% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 6 5 30। मैंने माना 9.6% का प्रॉफिट, यहाँ 13.6 कितना ज्यादा है? 4%। तो दो टॉफी ऊपर 4% एक्स्ट्रा, यानी कि 2 चौक 8, तो 6 5 30 प्लस 30 60, 60 और 8 68, 68%। तो 68% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ये जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है सारी टॉफी में बचेगा। टॉफी है कितनी? 7 5 12 6 18, तो 20 टॉफी है बटे 20, 20 से 68 जाएगा 3.4 बार, तो 9.6 में 3.4 जोड़ेंगे तो 12 और 1 13, 13%। यानी कि ओवरऑल आपको कुल मिलाकर 13% का लाभ हुआ। समझ बच्चों, सारी टॉफियों पर कुल मिलाकर आपको 13% का लाभ हुआ, सारी टॉफी पर कुल मिलाकर। कैसे निकाला हमने? डेविएशन से। आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि पहले ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है? पता ऐसे चलेगा कि साल में दिया क्या है? कुल लाभ 4056 रुपए, कुल प्रॉफिट है 13% सारी टॉफी पर, तो प्रॉफिट 13% है सारी टॉफी पर। प्रॉफिट है कितना? सारी टॉफी पर मिलाकर 4056 रुपए, बराबर कर देंगे इक्वल। तो 13% के 4056 है मेरे दोस्तों, ये सारी टॉफी पर 4056 रुपए का प्रॉफिट है, परसेंटेज में 13%। तो 1% की वैल्यू कितनी है भाई? 13 39, 1 13 कम 13 बचा 2 13 26, 312 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी? 31200 रुपए। यानी कि सारी टॉफियों का जो टोटल क्रिया मूल्य है वो 31200 रुपए है। सारी टॉफियों का जो टोटल सीपी है, जो टोटल क्रिया मूल्य है वो 31200 रुपए, सारी की सारी टॉफियों का। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा सारी टॉफियों का प्राइस बताओ, आपसे पूछा प्रत्येक टॉफी की कीमत, एक टॉफी की कीमत का पता लगाएं। ये सारी टॉफी कितनी? टॉफी तो हमारे पास कुल 2600 है ना, हमारे पास कुल कितनी टॉफी है? 2600। 2600 टॉफियों का प्राइस 31200 है, तो एक टॉफी का प्राइस कितना होगा बच्चा लोग? एक टॉफी का प्राइस कितना होगा? 2600 से भाग करेंगे तो 26 1 26 5 26 दूनी 12 रुपए, तो 12 रुपए की एक टॉफी। भाई साहब ये ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। वस्तु को बेचता है कुछ नुकसान पर। इफ रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय 5%, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो उसका लॉस 4% बढ़ जाएगा, उसका नुकसान 4% बढ़ जाएगा। एट व्हाट लॉस परसेंटेज सेल्स इस प्रोडक्ट, किस नुकसान पर वह अपना प्रोडक्ट, अपना उत्पाद, अपनी वस्तु को बेचता है? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं 100 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं 100 रुपए में बेचता हूं, 100 रुपए बेचने पे मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब इस पेन को 100 रुपए की बजाय मैं 120 रुपए में बेचने लगूं, 100 रुपए की बजाय 120 रुपए में बेचने लगूं मैं पेन को, यानी कि मैं पेन का सेलिंग प्राइस अगर 20 रुपए बढ़ा दूं तो प्रॉफिट भी 20 रुपए बढ़ जाएगा कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। सेलिंग प्राइस लिखा, सवाल को ढंग से पढ़ो, सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो राम, ध्यान सुनिएगा। यानी कि सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि सेलिंग प्राइस में जितना चेंज करोगे वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस में भी उतना ही चेंज आएगा। क्लियर है? सेलिंग प्राइस में चेंज, बहुत सिंपल सा लॉजिक, और इस एक लॉजिक से आप सवालों को कर सकते हो। सेलिंग प्राइस में चेंज इक्वल टू वस्तु पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट में चेंज, प्रॉफिट होगा तो भी प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में जितना चेंज करोगे प्रॉफिट या लॉस में भी उतना ही चेंज होगा। क्लियर है भाई? इसमें कोई समस्या? यार तुम मेरी बात को सुनते नहीं हो कि मैं कितनी मेहनत से, कितनी जोर देकर बात समझा रहा हूं। संजय ये बात समझे कि नहीं जो मैंने तुमसे बोली? भाई जैसे पेन, इस पेन को मैं बेचता हूं 100 रुपए में, 100 रुपए में बेचने पर सपोज मुझको प्रॉफिट होता है। अगर मैं इस पेन को 120 रुपए में बेचने लगूं, एग्जांपल सुनिए, मैं इस पेन का 20 रुपए महंगा बेचने लगूं, पेन का सेलिंग प्राइस 20 रुपए बढ़ा दूं तो मेरा प्रॉफिट भी 20 रुपए बढ़ जाएगा। कोई दुकानदार वस्तु का विक्रय मूल्य जितना बढ़ाएगा उसका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां भी यही लॉजिक है कि सेलिंग प्राइस में जितना चेंज करोगे प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज होगा। सिर्फ एग्जांपल समझो चलो, जैसे सपोज एक वस्तु का क्रय मूल्य है 80 रुपए और आप उसको मेरे दोस्तों कितने बेचते हो? 100 रुपए बेचते हो, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्तों? 20 रुपए का। 80 रुपए का सामान आप 100 रुपए बेचते हो, कितना प्रॉफिट है? 20 रुपए का। अब आपने कॉस्ट प्राइस का तो कुछ नहीं कर सकते, आपने सामान 110 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, आपने सेलिंग प्राइस को 10 रुपए बढ़ा दिया। आपने सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ा दिया मेरे दोस्तों? 10 रुपए बढ़ा दिया। पहले सामान 100 रुपए बेच रहे थे, अब आप सामान कितने बेच रहे हो? 110 रुपए में। अब कितना प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट होगा 30 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट कितना बढ़ गया? पहले 20 रुपए का प्रॉफिट था, अब 30 रुपए का प्रॉफिट है। पहले 20 रुपए का मुनाफा था, आज 30 रुपए का मुनाफा है, तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ गया? 10 रुपए बढ़ गया। यानी कि वस्तु के सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? सेलिंग प्राइस में चेंज जो है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में जो चेंज करोगे वही उस वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट लॉस में भी उतने ही रुपए का चेंज होगा। एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग, खुफिया विभाग की नौकरी। समझ में आया? चलिए अब यहां पे देखो, एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक वस्तु को बेचता है। यदि वो सेलिंग प्राइस में 5% की कमी कर दे, सेलिंग प्राइस को कितना कम कर दिया? 5%। सेलिंग प्राइस को देखो, एक आदमी को बेचने से नुकसान हो रहा है, सेलिंग प्राइस को कम कर देंगे तो नुकसान और बढ़ जाएगा। तो एक सामान को बेचने से हो रहा है नुकसान, हमने सेलिंग प्राइस को 5% कम कर दिया। भाई सेलिंग प्राइस को कम कर दोगे तो नुकसान और बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। नुकसान कितना बढ़ जाता है? 4%। सपोज वस्तु का सेलिंग प्राइस है एसपी, सेलिंग प्राइस को हमने 5% कम किया, वस्तु पर होने वाला लॉस है सपोज एल, सपोज वस्तु पर एल रुपए का नुकसान है, तो वस्तु पर होने वाला लॉस, वस्तु पर होने वाला नुकसान 4% बढ़ जाता है। तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। एक सामान को बेचने से नुकसान हो रहा है आपको, आपने वस्तु का सेलिंग प्राइस कम कर दिया, वस्तु को और सस्ता कर दिया, तो आपका नुकसान और बढ़ जाएगा। आपने सेलिंग प्राइस कितना कम किया? 5%। सपोज वस्तु पे एल लॉस है, लॉस कितना बढ़ गया? 4% बराबर होना चाहिए। तो वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लॉस का रेशियो क्या होगा? 5000 चला जाएगा 4/5। ये वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लॉस का रेशियो हो गया। आपसे पूछा है सामान पर कितने परसेंट का लॉस है। आप किसी सामान को 4 रुपए में बेचते हो, 4 रुपए में, और 5 रुपए का लॉस होता है मेरे दोस्तों, तो क्रिया मूल्य कितना होगा? जवाब दो। आप एक सामान को 4 रुपए में बेचते हो और 5 रुपए का नुकसान होता है, 5 रुपए का नुकसान होता है, तो मेरे दोस्तों क्रिया मूल्य कितना होगा? 9 रुपए। सीपी 9 रुपए होगा। 9 रुपए के सामान पे 5 रुपए का लॉस होगा, तभी तो 4 में बेचोगे। और लॉस कितना हुआ मेरे दोस्तों? आपको 5 रुपए का। तो 9 रुपए के सामान पे 5 रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना? 55, 1/9 11.11%, 5/9 55.55% का लॉस। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। एसपी था तो 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स ऑफ एसपी। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ एसपी। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा गया? 4 टाइम्स ऑफ एसपी, खुद का 4 गुना। अगर सेलिंग प्राइस की कीमत 5 गुना हो गई है तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना है? 4 गुना, 4 गुना। प्रॉफिट कितना बढ़ा है मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस को हमने 4 गुना बढ़ाया, वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट कितना बढ़ा है? 700% बढ़ा है।
हमने सेलिंग प्राइस को अगर 5 गुना किया तो सेलिंग प्राइस 4 गुना बढ़ा है, प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है 700%। यानी कि अगर सपोज पहले P रुपए का प्रॉफिट था तो P रुपए का 700%, P रुपए का 700%, 700% कितना होता है 7, तो प्रॉफिट जो है वो 7 गुना बढ़ जाता है। सेलिंग प्राइस को 4 गुना बढ़ाया, प्रॉफिट 7 गुना बढ़ गया, तो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों, 4 उधर चला जाएगा 7/4। आर्टिकल की सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 7/4। यानी कि आपने एक पेन को एक वस्तु को 7 रुपए में बेचा है और आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उसका क्रिया मूल्य कितना होगा, जवाब दो। आपने एक सामान को 7 रुपए में बेचा, 4 रुपए का फायदा हुआ, तो उसका क्रिया मूल्य कितना होगा 3 रुपए। 3 रुपए के सीपी पर आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज में कितना, 4/3 का मतलब होता है 1 + 1/3, 1 का मतलब 100% और 1/3 का मतलब होता है 33.33%, यानी कि 133.33%। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 133.33%। विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लॉस 3 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य आधा हो गया यानी कि अगर पहले सेलिंग प्राइस एसपी था तो सेलिंग प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस बटे 2, आधा हो गया। सेलिंग प्राइस आधा हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ, हाफ। अगर सेलिंग प्राइस आधा हो गया तो सेलिंग प्राइस कम कितना हुआ मेरे दोस्तों, एसपी बटे 2। अगर सेलिंग प्राइस आधा हो गया तो सेलिंग प्राइस में कितना चेंज आया है, ये सेलिंग प्राइस एसपी से एसपी बटे 2 हो गया तो कितना कम हो गया, एसपी बटे 2। लॉस 3 गुना हो जाता है, यानी कि पहले एल रुपए का लॉस था तो अब 3 गुना, 3 एल रुपए का लॉस है तो लॉस कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों, लॉस कितना बढ़ गया 2L दुगना। अगर पहले एल रुपए का लॉस था तब 3 गुना लॉस है 3L रुपए का, तो लॉस बढ़ा कितना 2L, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना कम हो गया आधा, लॉस कितना बढ़ा दुगना। लॉस 3 गुना हुआ है लेकिन लॉस बढ़ा कितना है दुगना, यानी कि मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस को आधा किया गया, लॉस सेलिंग प्राइस का आधा हो गया और लॉस कितना बढ़ गया, डबल बढ़ गया, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लॉस का रेशियो क्या आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4/1। आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लॉस का रेशियो आ गया 4/1। आपसे पूछा बच्चों इनिशियल लॉस परसेंटेज, आप किसी सामान को 4 रुपए में बेचते हो और आपको 1 रुपए का नुकसान होता है तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य कितना होगा 5। 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का नुकसान होगा तब 4 रुपए में बिकेगा सामान, तो सामान का क्रिया मूल्य 5 है। 5 रुपए के सामान पे आपको 1 रुपए का लॉस है इनिशियली, परसेंटेज में कितना होगा जी 20%, तो 20% सवाल का आंसर है, माने तो क्रिया मूल्य ज्ञात करो। 42 बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करोगे। क्या करोगे, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। जैसे एक कलम का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 171 रुपए बोला है, उसका कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य तथा प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी कि जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल पे उतने ही परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भाई, जो आर्टिकल का सीपी है उतने ही परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर सपोज किसी आर्टिकल का क्रिया मूल्य 70 रुपए है तो 70% ही प्रॉफिट हुआ है, तो वस्तु के क्रिया मूल्य उस पर होने वाले प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। सेलिंग प्राइस है 171, वस्तु का विक्रय मूल्य 171 है, तो आपसे पूछा क्रिया मूल्य क्या होगा, तो एक एक ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 75 रुपए, अगर वस्तु का क्रिया मूल्य 75 रुपए है तो अगर इस पे मैं 75% प्रॉफिट लूंगा, 75 को अगर 75% बढ़ाऊंगा तो डेसिमल में चला जाएगा दशमलव में, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, 171 तो आएगा नहीं, आंसर तो होगा नहीं। ऐसे 95 को अगर मैं 95% बढ़ाऊंगा ये भी दशमलव में चला जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब 90 लेता हूं, अगर मैं क्रिया मूल्य को 90 मानता हूं, 90 की सीपी आपका 90 है तो 90% प्रॉफिट होना चाहिए। अब 90 का 90% होता है 81, 9 9 81, 90 का 90% 81 होता है, 90 में 81 जोड़ूंगा 171 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट कर गया, तो 90 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। वाले सवाल के ना 2 परसेंटेज लॉस, यहां पे हानि आएगा मेरे दोस्तों, परसेंटेज हानि का संख्यात्मक मान समान है तो क्रिया मूल्य क्या है। मेरी बात को बच्चों जरा लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा, इस सवाल के 2 आंसर आएंगे बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था। चलो हम करेंगे आज भी ऑप्शन से। एक कलम का सेलिंग प्राइस 24 है, वस्तु का क्रिया मूल्य लॉस परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू के समान है तो क्रिया मूल्य क्या होगा। मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 30 रुपए का 30% 9, 30 पे 9 का प्रॉफिट लॉस करवाओगे तो 21 में बेचेंगे नहीं भाई 20 से ये 24, अगर सेलिंग प्राइस 24 है तो कॉस्ट प्राइस तो 24 से ज्यादा होगा, ये वाला ऑप्शन है सी। अगर मैं सी ऑप्शन मानता हूं कि कॉस्ट प्राइस 60 है, 60 रुपए पे 60% का लॉस, 60 का 60% होता है 36, तो सामान कितने में बिकेगा 24 में। 40 मानता हूं तो 40 का 40% कितना होता है 16, 40 पे 16 का लॉस तो सामान कितने में बिकेगा 24 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया, तो ये मूल्य सेम है। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी है सेम दाम में, जितनी पहली वस्तु जितने रुपए की है दूसरी वस्तु भी उतनी रुपए की खरीदी है। बोला है उसने पहली वस्तु को 15% के लॉस पर बेचा, 15% के लॉस पर। बोला गया है दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए जिससे कि कोई लाभ या हानि प्रतिशत अर्जित न हो। देखो मेरे, आप खुद ही सोचो कि आपकी नौकरी नहीं लगी और आपने परचूनी की दुकान खोल ली, आप 2 सर्फ के पैकेट खरीद के लाए, ये भी सर्फ 100 रुपए का है, ये भी सर्फ 100 रुपए का है, आपको पहले पैकेट पे 15 रुपए का नुकसान हो गया, तो दूसरे पैकेट पे आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाए, ओवरऑल जीरो रहे, ना लाभ हो ना हानि हो। अगर पहले पे 15% का नुकसान हो गया तो दूसरे सर्फ के पैकेट को 15 रुपए के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। भाई एक सामान पे 15 रुपए का नुकसान हो गया, दूसरे पे 15 का प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल जीरो आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दूसरे को 15% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, बी ऑप्शन। इससे आसान सवाल तो दुनिया में बनता ही नहीं है कोई। वस्तुएं सेम कॉस्ट प्राइस है, दोनों वस्तुओं का क्रिया मूल्य सेम है, दो वस्तुएं सेम दाम में खरीदी, पहली वस्तु भी 3050 की, दूसरी वस्तु भी 3050 की, लेकिन दोनों वस्तु के सीपी का रेशियो क्या है 1:1, दोनों वस्तु के क्रिया मूल्य का अनुपात 1:1 है। 1:1 का मतलब दोनों वस्तु का क्रिया मूल्य सेम है। पहली वस्तु पे 13% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ हुआ, पूछा उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, बताओ दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। स्मिथ वाला सक्सेसिव क्यों नहीं लग रहा इसमें जी, स्मिथ का डाउट है। देखो स्मिथ सक्सेसिव का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई, डेविएशन का मतलब है बीच में प्लस। आपने 2 वस्तु खरीदी, जैसे आपने 2 वस्तु खरीदी, एक आपने खरीदा सर्फ और एक आपने खरीदा साबुन। आप एक सर्फ का पैकेट खरीद के लाए, एक साबुन का पैकेट खरीद के लाए, सर्फ भी 100 रुपए का खरीदा, साबुन भी 100 रुपए का खरीदा, सर्फ को बेचा, सर्फ पे 13% का फायदा हुआ, साबुन को बेचा, साबुन पे 25% का फायदा हुआ, कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। कुल का क्या मतलब, कुल का मतलब है सर्फ प्लस साबुन दोनों पर मिलाकर कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, बीच में प्लस का साइन है बेटे, प्लस है। आप परचूनी की दुकान खरीदते हो, परचूनी की दुकान खोलते हो, आप हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है मेरे प्यारे भाई, सर्फ पे कुछ और है, साबुन पे कुछ और है, चीनी पे कुछ और है, नमक पे कुछ और है, पत्ती पे कुछ और है, सॉफ्टवेयर पे कुछ और है, हर सामान पे अलग अलग फायदा होता है। कुल कितना फायदा हुआ, कुल कितना फायदा का मतलब कि सारे सामानों के क्रिया मूल्य को जोड़ो, टोटल इन्वेस्टमेंट पर कुल कितने का फायदा हुआ, प्लस अगर बीच में प्लस का साइन आता है तो डेविएशन और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है तो सक्सेसिव। दोनों में फर्क है, हमने परसेंटेज में अच्छी तरीके से समझाया है, इसलिए मैं कहता हूं क्यों पढ़ाता हूं 1 महीने तक। ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या ले लेना है, जस्ट एवरेज, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 13 + 15/2 यानी कि कितना
13 प्लस 25 है, 13 प्लस 25 38/2 19%। एवरेज क्या होता है? दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, तीन संख्याएं जोड़ के 3 से भाग कर दो, चार है जोड़ के 4 से भाग कर दो। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज यानी कि औसत ले लेते हैं। आप कहोगे सर कैसे, और डिटेल में बताओ। हम सर परसेंटेज कुछ पढ़े नहीं है, हम राक्षस आदमी हैं, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, क्लियर मूल्य सेम है। उसने उस वस्तु को क्रम से 15% लाभ, पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा और तीसरी वस्तु को 15% के लॉस पर बेचा। पूछा उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? अगर तीनों वस्तुओं का क्रिया मूल्य सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा एवरेज। इन तीनों को जोड़ो बेटा, प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस नेगेटिव होता है। तीसरी वस्तु में 15% का लॉस है नेगेटिव, तीनों को जोड़ो और 3 से भाग दे दो, ये कट जाएगा। क्या आएगा? 10/3 का प्रॉफिट है। बी ऑप्शन आंसर है 10/3। बात समाप्त, कुछ भी नहीं है।